दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जल्दी से आप सही ऑप्शन का चुनाव करिए तो राइट आंसर होगा वीणा। देखिए वीणा वाद्य यंत्र बजाते हुए समुद्रगुप्त को यहाँ पर सिक्कों पे दर्शाया गया है, सिक्कों पे शो किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 कथन दिए हैं ए बी सी, इनमें उत्तर का आपको चयन करना है। ये कहते हैं कि लगभग 200 साल पहले मगध में सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया था। मतलब मगध जो है ना 200 साल पहले सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों था। ए, कई नदियां जैसे कि गंगा सोन मगध से होकर यहां से बहती थी। मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। तीसरा कहता है इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें थी। तो आपको क्या लगता है कि भाई जनपद क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बन गया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यही सब कारण थे कि वहां लोहा अयस्क की खदानें थी, जिसके कारण व्यापार फल फूल रहा था। साथ ही साथ मगध में हिस्सों में जंगल भी थे, और जैसे कि गंगा या सोन मगध से होकर बहने वाली नदियां थी, इसके कारण मगध जो था एक महत्वपूर्ण या उस समय कहना चाहिए जनपद जो था एक अच्छा जनपद बन गया था। आगे चलेंगे, कथन ए और आर पढ़िए। यहाँ पे दो कथन आपको दिए गए हैं ए और आर, इसे पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। अगर हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया था, क्या लगता है आपको किया था। दक्षिण भारत ने रोमन सोने के सिक्के मिले थे। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों रॉन्ग है, या एक सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। तो आपके ऊपर यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही है। साथ ही साथ आपको बता दूं रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया था, याद रखिएगा। और इन्होंने मुख्यतः जो व्यापार किया था काली मिर्च का किया था, और काली मिर्च इतनी ज्यादा प्रचलित थी कि इसे यहाँ पर दक्षिण भारत में काला सोना भी कहा गया था। ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के भी यहाँ पर मिले हुए हैं। व्यापार के दौरान अगर इसमें कुछ आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर रोमन में सोने के सिक्के मिले हुए हैं। आगे चलना चाहेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल में वाणिज्य शहर के लक्षण हैं। आप ये बताइए मध्ययुगीन काल में वाणिज्य शहरों का लक्षण है। आप समझते हैं वाणिज्य शहर क्या होते हैं। वाणिज्य अर्थात जहाँ पे व्यापार आदि फल फूल रहा हो या व्यापार आदि कर रहा हो, किसान अपनी फसल ले जाकर बेच रहा हो, आदि चीजें, वहां पे आप कह सकते हैं वाणिज्यिक शहर। तो आगे हम चलेंगे यहाँ पर, और अगर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। यह सामान्यतः क्या था, मंडपिका होता था। यह ऐसे शहर को वाणिज्यिक शहर कहा जाता था जहां पर समानता क्या था, मंडपिका हुआ करता था। देखिए मंडपिका का कोई खास बात नहीं है। आज जैसे कि आप कहते हैं ना कि अनाज की मंडी है, सब्जी की मंडी, एक्चुअली उसे प्राचीन समय में ना मंडपिका के नाम से जानते थे। और मंडपिका एक ऐसी जगह थी जहां किसान जो था ना अपनी उपज या अपनी जो भी फसल है उसे जाकर व्यापारियों को बेचता था। तो ये एक्चुअली ऑप्शन नंबर 3 है जो एब्सोल्युटली राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में अगर आप इसका कालक्रम देखेंगे तो कथन ए बी सी दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये कहते हैं अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास में 3 युगों में बांटा था। दूसरा कहते हैं विभाजन धर्म विचार पर आधारित था। तीसरा कहते हैं कि विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई थी। तो क्या कथन आपको सही लगते हैं आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूंगा सारे के सारे कथन यहाँ पर सही हैं, बिल्कुल राइट है। क्या हुआ था, जब विभाजन हुआ था तो उपमहाद्वीपों की विविधताओं की उपेक्षा कर दी गई थी, इन्हें इन्हें आधार नहीं माना गया था। साथ ही साथ विभाजन धर्म और विचार पर आधारित था, और अंग्रेजों ने इतिहास को 3 युगों में बांटा था। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट देखते हैं बंजारों के संदर्भ में 2 कथन दिए ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, इसका आपको चयन करना है। देखिए बंजारे लोग जो होते हैं ना सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी थे, और ये खाना बदोश थे, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों के नगर के बंजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम कराया था। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, मुझे जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का चौथा विकल्प मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए बंजारे लोग ना महत्वपूर्ण खाना बदोश थे, एक व्यापारी थे जो एक जगह नहीं टिकते थे। तो ये व्यापारी के साथ साथ कैसे थे, खाना बदोश थे। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करेंगे, जो अपनी बाजार व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, जो मुख्यतः अपनी बाजार व्यवस्था इन्होंने एक अद्भुत की हुई है। और इन्होंने क्या किया था, बंजारों तक अन्न पहुंचाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं काम कराया था। इससे पहले जो बंजारे थे ना, ये अपने अन्न को बैल आदि में लाद कर लेकर जाते थे, जैसा कि आप लोगों को पता है। आगे चलना चाहिए अगले क्वेश्चन में। हम बात करेंगे 17वीं सदी की। 17वीं सदी में यहाँ बहुत ही यूरोपीय उपनिवेशक थे जो नील की खेती करते थे। क्या करते थे, नील की खेती करना आरंभ किया था। तो उसके लिए सही जोड़ी मिलाइए कि भाई किसने
कौन से ऐसे यूरोपीय उपनिवेशक थे जिन्होंने नील की खेती कहाँ-कहाँ की हुई है? तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बातचीत करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 7 की फ्रांसीसियों की। तो देखिए फ्रांसीसियों ने जो नील की खेती स्टार्ट की थी ना, वो कैरिबिया द्वीप में की थी। हम चलेंगे दूसरे में, पुर्तगाली ने ब्राज़ील में की हुई थी। अंग्रेज़ों ने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंग्रेज़ जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों ने यहाँ पे किया हुआ था जमैका में, और स्पेनिश ने यहाँ पर किया हुआ था ऑप्शन नंबर 3 पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 बनता है, जो एब्सोल्युटली राइट है। नेक्स्ट देखेंगे ये क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये कहते हैं गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं ही अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। क्या ये सही लग रहा है आपको? निजी खेती व्यवस्था में बागान मालिक या जमीन खरीद लेते थे और दूसरे मजदूर से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निजी खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूर तथा बड़ी मात्रा में हल और बैलों की जरूरत पड़ती थी। तो बताइए भाई आप इसमें राइट आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप गौर से थोड़ा-सा देखिए। इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये कह रहा है कि गन्ने के निज व्यवस्था के अंतर्गत जो बागान के मालिक थे ये स्वयं काम करते थे। देखिए भाई क्या था, बागान इतने बड़े होते हैं कि मालिक अगर स्वयं भी काम करेगा ना तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। पर मैं आपको बताना चाहूँगा बागान में ना मालिक स्वयं काम नहीं करते थे। ये बड़ी संख्या में मजदूर रखते थे, बड़ी संख्या में इनके पास हल होते थे, बड़ी संख्या में इनके पास बैल होते थे और उनसे आदि कार्य कराते थे और नील आदि की खेती इन लोग कराते थे। तो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पे बचता है बी एंड सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया है कि विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अब देखिए इन्होंने कहा कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। मैं बता दूं सती प्रथा क्या होती है जिन लोगों को ना पता हो। देखिए क्या होता है, अगर मान लेते हैं किसी की शादी हुई है और कुछ समय के पश्चात उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो क्या है उसकी चिता के साथ ना उसी महिला को भी जला दिया जाता था, जिसे आप सती प्रथा के नाम से जानते हैं। अब जब बात आती है सती प्रथा की, बहुत ही बेकार सी चीज मुझे लगती है सती प्रथा, जिसे बंद करके राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए या भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने राजा राम मोहन ने कहा कि भाई ये जो आप सती प्रथा कर रहे हैं गलत बात है। ये आप खुद अपने ग्रंथ में पढ़िए, आपके जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो इस बात का खुद समर्थन नहीं करते हैं कि सती प्रथा होनी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। और बात करूंगा 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज के स्थापक के नाम से जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, महिला से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, इससे विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया था। क्या उठाया था इन्होंने? मद्रास प्रेसिडेंसी ने वीर सलिंगम पंतुली ने विधवा विवाह का समर्थन के लिए एक संगठन बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने? विवाह अपने अ, विधवाओं के समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया था। उपरोक्त में से सही विकल्प क्या है? देखिए क्या है, जो विधवाएं थी उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। हालाँकि ये बात बिल्कुल गलत है यहाँ पे कि समाज ने उसे स्वीकार कर लिया था कि भाई विधवा लोग जो हैं वो एक्चुअली फिर से विवाह कर सकती है, फिर से अपना जीवन बसा सकती है। तो एक्चुअली समाज ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था। मैं आपको बता दूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 होगा ए एंड बी। यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया था, डेफिनिटली उठाया था, और इन्होंने एक संगठन भी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही है। कथन फिर से आपके सामने ए और आर दो कथन है, इनको पढ़ना है और आपको आंसर देना है। ये कह रहे हैं 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए थे तो लोगों में उनके प्रति भय था। आपको पता था 19वीं शताब्दी के पहले लड़कियां स्कूल नहीं पहुंचाते थे वो, और जब खोले गए 19वीं शताब्दी में लड़कियों के लिए स्कूल तो उनके मन में एक डर था, एक भय था, और लोगों का एक भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो 19वीं शताब्दी की घटना है। इनका ये मानना था कि अगर लड़की बाहर जाती है तो वो एक्चुअली क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें सीखेगी जो लड़कियों के लिए नहीं है, या कुछ ऐसे काम करेगी जो लड़कियों के की सीमाओं से परे हैं। ऐसा इन लोगों का मानना था। साथ-साथ ये भी मानना था कि अगर लड़की अगर स्कूल जाती है, बाहर जाती है, तो वो घर आदि के काम पे उतना इंटरेस्ट फिर नहीं लेती है। धीरे-धीरे वो घर के काम आदि करना बंद कर देगी। तो इस तरह का भी कुछ इनका फंडा था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए इनके मन में एक भय भी था, और ये भय था कि लड़कियों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, ए एंड आर दोनों सही स्टेटमेंट लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें और सही कल्पना को चुनें। आगे चलेंगे, मध्यम मध्यम वर्गीयों या यहाँ पर की मांग थी कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में ही आयोजित की जाए।
और उन्होंने महत्वपूर्ण मांग की थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद में प्राप्त हो। देखिए क्या था, जो सिविल सर्विसेज थी ना वो भारत में नहीं कराई जाती थी। सिविल सर्विसेज एक्चुअली इंग्लैंड में होती थी, और भारत को अगर सिविल सेवा, कोई भारतीय है अगर उसे सिविल सेवा में शामिल होना है, कोई ऊंचे पद में जाना है, तो उसे इंग्लैंड जाके पेपर देना पड़ता था। और इंग्लैंड में ये सारा प्रोसेस होगा, तो बहुत सारे भारतीय को जोखिम था इंग्लैंड जाने में, जैसा कि आप लोगों को पता है उस समय में। तो यहाँ एक्चुअली भारतीय वर्ष के लोग ये चाहते थे कि भाई सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं हैं वो भारत में भी कराई जाए, जिससे भारतीय लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और ऊंचे पदों में भारत के लोग भी आए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 है जो एब्सोल्युटली राइट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है रोल्ट एक्ट सत्याग्रह। इसके व्यक्तियों के विचार में सही कथन का चुनिए। देखिए क्या है, रोल्ट एक्ट सत्याग्रह की हम बात करेंगे। काला कानून इसे कहा गया था। भारतीयों के लिए काला कानून कहा गया था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। आगे चलूंगा यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न में, और 13 नंबर का प्रश्न ये कहता है कि रोल्ट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियों को बढ़ाई गई थी और अधिकार को कुचल दिए गए थे। बिल्कुल, रोल्ट एक्ट के थ्रू क्या किया गया था भाई, पुलिस की यानी शासन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी, पर नागरिकों के अधिकार तो खत्म से कर दिए थे, कुचल दिया था उन्हें, ये कह सकते हैं आप। 13 नंबर का प्रश्न आगे चलूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जो होते हैं, इन्होंने सभी ने तर्क दिया था कि सरकार लोगों को मूल स्वतंत्रता सीमित कर रही है का कोई अधिकार नहीं है। देखिए इन्होंने साफ शब्दों में कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुसलमानों के नेता थे उस समय, और महात्मा गांधी जो आपको पता है यहाँ पे। तो एक्चुअली ये दोनों ने एक तर्क प्रस्तुत किया था यहाँ पर कि भाई जो सरकार के लोग थे वो मूल स्वतंत्रता सीमित मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने का उनके पास अधिकार नहीं है, ये आप याद रखिएगा। हालांकि देखिए मोहम्मद अली जिन्ना भी महात्मा गांधी के साथ काफी आंदोलन में शामिल रहे हैं। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन में कैसी घटना हुई थी जब मोहम्मद अली जिन्ना जी ने इनका साथ नहीं दे पाया था, पर बहुत इनका पार्टिसिपेशन रहा है भारतीय के स्वतंत्रता संग्राम में। गांधी जी के साथ बहुत सारे आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अगर इनके बारे में भी आप जानेंगे तो आपको कुछ बातें पता चलेगी। 13 नंबर के प्रश्न में अगर हम चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। अब ये तीसरा विकल्प सही क्यों नहीं है? इन्होंने कहा कि हिंदू व मुसलमान के रोल्ट एक्ट का विरोध में थे, है ना, और फिर भी रोल्ट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन पाया, ये बात गलत है। देखिए सभी पूरे भारतवर्ष के किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग थे वो रोल्ट एक्ट का विरोध करते थे, और एक राष्ट्रव्यापी एक संघर्ष बना था, बहुत बड़ा संघर्ष बना था। आप कह रहे हैं कि नहीं बना था तो गलत बात है। आगे चलेंगे। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के अध्ययन में सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन अ, आधारों को अपनाया गया था, आप बताइए। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान थे उसमें जब नौकरी के अवसर थे तो वो किसके आधार पे थे? तो क्वेश्चन नंबर आप 14 की बात करेंगे तो एक्चुअली वो आधार था आपका जाति, पारिवारिक और लिंग के आधार पे था। ये सही बात है, और आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या ये ऐसा भी होता है, और ऐसा होता है। आगे चलेंगे। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। और क्या करना है आपको? सही उत्तर का चयन करना है। ये कह रहा है पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि पृथ्वी का खिंचाव सौर मंडल को बांधे रखता है? बाह्य ग्रह सूर्य से सबसे बहुत दूर है और चट्टानों के बने हुए होते हैं। देखिए मैं आपको ना दोनों चीजें बताता हूँ, दोनों चीजें समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए पहली बात तो दोनों कथन गलत है। देखिए पृथ्वी तो यार खुद एक गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण बंधी हुई है, और आप कह रहे हैं पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को चला रहा है, सूर्य को चला रहा है, बृहस्पति को चला रहा है। तो देखिए बृहस्पति तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अब उसे क्या पृथ्वी का खिंचाव बल खींचेगा, है ना? वो एक्चुअली क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण पूरा सौरमंडल चलता है, याद रखिएगा। दूसरी मैं बात करूंगा कि सूर्य के बाह्य ग्रह, जैसे कि आप देखते हैं अरुण वरुण था, एक प्लूटो भी था। तो एक्चुअली ये जो ग्रह आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये ग्रह केवल चट्टानों के बने हैं, ये कहना गलत है। ये मुख्यतः अगर आप देखेंगे हीलियम और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं, बर्फ की चट्टानों के बने हुए होते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। एंड देन आपको चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए भाई होमवर्क। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं इनमें से चलने की प्रकृति कैसी है? तो देखिए दोस्तों, आज था ये जबरदस्त सेशन जो था एनवायरमेंटल स्टडीज का। सबसे पहले कहूंगा यार, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों कि आप एक बात ध्यान रखें कि आप ये सामाजिक विज्ञान का पहला सेशन था जो मैंने 21 दिसंबर से
16 दिसंबर से 21 जनवरी तक पूछे गए वो प्रश्न लेकर आया था आपसे जो बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न पर है। मेरा नाम आशीष चौरसिया, आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू है। अगर आपने इस वीडियो में सपोर्ट दिखाया, आपने इसे पसंद किया तो देन मैं आगे जाकर आपको और भी वीडियो बनाऊँगा। अदरवाइज़ इस सीरीज़ को काफ़ी लंबा हम लोग लेकर नहीं जाएँगे। हम 8-10 वीडियो इसका ट्राई करेंगे कि क्या आपको ये पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो डेफ़िनिटली कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप लोग समझदार हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।